बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। पुराने चीफ रिटायर हुए, उनका जो एज था 62 इयर्स, वो क्राइटेरिया उन्होंने क्रॉस कर लिया था। इसी वास्ते थोड़ा सा इलाज करने के लिए पैनल भी ये जरूरी है कि और नाम भी वो जरा चुने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए सरकार ने बदले नियम, जानेंगे इसकी आखिर क्या है वजह। तीनों सेनाओं में जवानों की 4 साल के लिए भर्ती की किस तरह की चल रही हैं चर्चाएं। जो भारत सरकार की माली हालत इतनी खराब है, इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है, उसकी वजह से लिया जा रहा है कि जो पेंशन का बिल है वो 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उसको कम करने की कोशिश है और सैलरी को कम करने की कोशिश है। साथ ही बात होगी बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ चुकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की। फिल्म का कथानक सही नहीं था, फिल्म में फैक्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है, फिल्म में एक्टिंग के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को मजा नहीं आया। सुनवाएंगे खास इंटरव्यू और होगी चर्चा खेल और खिलाड़ियों की भी, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं देश दुनिया का हाल अंजुम शर्मा से। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान पर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पिछले दिनों भारत को लज्जित होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पूरा विश्व हैरान रह गया कि भारत के सत्तारूढ़ दल के नफरती चेहरों से, उनके नफरती बयानों से और प्रधानमंत्री की चुप्पी से, और कई सालों की चुप्पी, 8 सालों की चुप्पी, गृह मंत्री चुप और विदेश मंत्री चुप। जब इनकी अपनी पार्टी के लोग नफरत फैलाते हैं, ये चुप है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खाड़ी देशों में रहने वाले सभी भारतीय सुरक्षित हैं और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान को लेकर खाड़ी के कई देशों ने आपत्ति जताई थी और भारतीय राजदूतों को तलब किया था। सिनेमा चेन सिने वर्ल्ड ने ब्रिटेन में अपने सभी थिएटर से पैगंबर मोहम्मद की बेटी पर बनी फिल्म लेडी ऑफ हेवेंस की स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया है। सिने वर्ल्ड ने कहा है कि अपने कर्मचारियों और कस्टमर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने ऐसा किया है। ब्रिटेन में लगभग 1,20,000 लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर करते हुए सिनेमाघरों से इस फिल्म को उतारने की मांग की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। नई रेपो दर अब 4.90% हो गई है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने की संभावना है। पॉलिसी रेट बढ़ाने पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, The protracted war in Europe and the accompanying sanctions have kept global commodity markets, global commodity prices elevated. And this is across the... आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बता रहे थे कि रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से कमोडिटी के जो दाम हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। सप्लाई चेन बाधित हो रही है। इस वजह से महंगाई रोकने के लिए ये कदम उठाए जाने जरूरी थे। इससे पहले देश में लगातार बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए 4 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से उपजे वैश्विक खाद्य संकट की चिंताओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस पर यूक्रेनी बंदरगाहों की नाकाबंदी को खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। लावरोव ने कहा कि रूस ब्लैक सी से हथियार हटाने को तैयार था, लेकिन ये तभी हो सकता था जब यूक्रेन भी ऐसा करना शुरू कर देता। वहीं पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर से रूसी मिसाइलों से हमले शुरू हो गए हैं। बेल्जियम के राजा फिलिप ने औपनिवेशिक काल के दौरान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लूटी गई 80,000 से अधिक कलाकृतियों में से कुछ को वापस सौंप दिया है। बेल्जियम के राजा अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दौरे पर हैं। ये देश अतीत में बेल्जियम का उपनिवेश रहा है और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे में मुख्य अभियोजक के खिलाफ एक निजी कानून मामला लाने की अनुमति दी गई है। जुमा ने बिली डाउनर पर उनके मेडिकल रिकॉर्ड को प्रेस में लीक करने का आरोप लगाया था, जबकि नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी ने आरोपों को निराधार बताया है। नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। इसमें हमने आपको अभी सुनाया आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रही। अब आगे सुनाएंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण।
आज विस्तार से बात होगी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की और साथ ही जानेंगे कौन होंगे अग्निवीर जो 4 साल के लिए सेना में किए जा सकते हैं भर्ती। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंजुम शर्मा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बीते साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद खाली है। देश का शीर्ष सैन्य पद तकरीबन 6 महीनों से खाली है अंजुम शर्मा जी। लेकिन अब इस पद पर जल्द नियुक्ति हो सकती है क्योंकि भारत सरकार ने कल ही एक अधिसूचना जारी की है जिसमें इस पद पर नियुक्ति के नियम बताए गए हैं। लेकिन अंजुम, मैं जानना चाहता हूं कि पहले हमें बताएं कि ये सीडीएस का पद आखिर किस लिए बनाया गया था और उसके काम क्या क्या हैं। देखिए, शायद तीनों सेनाओं को एक बड़े स्तर पर प्रभावी नेतृत्व मिल सके, एक लीडरशिप मिल सके, एक संयोजन बन सके, इसके लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन किया गया था, बनाया गया था। लेकिन इसकी मांग इतनी नई नहीं है, मतलब ये हाल ही में बना हुआ पद नहीं है। 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था उसके बाद एक हायर मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए कमेटी गठित हुई थी जिसे हम करगिल रिव्यू कमेटी कहते हैं। उसने भी अपने रिकमेंडेशंस में कहा था कि एक सीडीएस का पद आपको बनाना चाहिए जो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर, प्रधानमंत्री के एडवाइज़र के तौर पर काम करे। इसके बाद एक और रिफॉर्म्स 2001 में हुए थे, उसमें भी ये बात उठी थी। फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर की एक कमेटी बनी थी 2016 में, उसमें भी सीडीएस की रिकमेंडेशन की गई थी कि ये पद बनना चाहिए। और फिर आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम सैन्य व्यवस्था, सैन्य शक्ति और संसाधनों के विषय में सुधार करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा कर रहे हैं। तो वही भारतीय सेना के जब तत्कालीन जो थल सेना अध्यक्ष थे बिपिन रावत, उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब अंजुम, जो बात है, जो कल जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जो क्या कहते हैं अधिसूचना जारी हुई है, उसमें किस तरीके के नियमों की बदलाव की बात कही गई? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि अब तक जो 62 साल के उम्र जिनकी थी और वो अटेन कर चुके थे उस उम्र को और रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने उस उम्र को जो है बढ़ा दिया है कि अगर आपने 62 साल की उम्र अटेन करने से पहले आपकी रिटायरमेंट हो गई है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 3 स्टार ऑफिसर्स होंगे तीनों सेनाओं में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शीर्ष पद पर रहना ज़रूरी है, अगर आप उससे एक पद नीचे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं। यानी कि जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुए या एयर मार्शल हुए या वाइस एडमिरल हुए, जो 60 साल की उम्र तक रिटायर्ड हो जाते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसके फंक्शंस को देखें, जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, इनके कार्य हैं, क्योंकि ये पद क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक डिपार्टमेंट का एक खुला था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं शायद, और उसके सचिव के तौर पर ये जो सीडीएस होते हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, उसके परमानेंट चेयरमैन होते हैं। फिर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं जो कि तीनों सेनाओं से जुड़े हुए जितने फैसले होंगे उसमें वो उनको सलाह देंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है किसी भी देश की, उसमें ये मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं। फिर रक्षा खरीद समझौते जो होते हैं उसमें 5 साल के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन बनता है और जो प्लान बनता है उसको ये कहीं ना कहीं उसमें सहायता करते हैं। तो आप ये देखिए कि हर रक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पूरा दखल होता है, बहुत दखल होता है। अब ये एक अहम चीज़ है जो आप बता रहे हैं कि एक बहुत अहम महत्वपूर्ण पद है जो सारी तीनों रक्षा सेनाओं को वो साथ में एक दिशा निर्देश देने के लिए सृजित किया गया है। इसीलिए आपने अब जी ये क्यों सरकार ने ये नियम बदले हैं, इसके लिए मैंने बात की लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल हैं जनरल मोहिंदर पुरी, और मैंने उनसे पहला सवाल यही पूछा कि सरकार को आखिर ये नियम बदलने क्यों पड़े सीडीएस की नियुक्ति के। देखिए, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, और जब पुराने चीफ रिटायर हुए तो दे हैड मेट, उनका जो एज था 62 इयर्स, वो क्राइटेरिया उन्होंने क्रॉस कर लिया था। तो इसी वास्ते थोड़ा सा इलाज करने के लिए पैनल भी ये जरूरी है कि और नाम भी वो जरा चुने, सिलेक्शन थोड़ा डीप करें और देखें हु इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। लेकिन केवल एज एनलार्जमेंट की तो बात है नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें खोल दी गई। मिसाल के तौर पर अब जो रिटायर्ड सर्विस चीफ रहे हैं या 3 स्टार ऑफिसर्स हैं वो भी एलिजिबल हैं इस टॉप पोस्ट की कंसिडरेशन के लिए। आपको लगता है कि इन सब के लिए ये पद खोला जाना सही है? तो क्यों नहीं, देखिए ये तो पैनल बन रहा है ना, कोई सिलेक्शन तो नहीं होगा।
सिलेक्शन अभी आप देखिए, सिलेक्शन हो सकता है जो प्रेजेंट 3 चीफ्स हैं उनमें से एक हो सकता है, बिफोर ही अटेन्स द एज ऑफ 62 वो भी हो सकता है। फिर जो अभी आर्मी कमांडर या लेफ्टिनेंट जनरल है जो रिटायर होने वाले हैं या जो अभी विद इन द एज क्राइटेरिया में है वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने कहा है 2 साल के अंदर जो रिटायर हुआ है वो पैनल में आ जाएगा। तो ये तो पैनल खाली माइनर ऑप्शन देने के लिए आपको, ये तो नहीं है कि कोई एकदम लास्ट वाला जूनियर मोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये हो सकता है कोई सर्विंग चीफ को ही बना दें। ये तो आप अभी के सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि बना दें। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक चीज़ पूछ रहा हूँ, और इस सरकार में हमने ये चीज़ पहले भी देखी है कि ऐसे नाम आगे आ जाते हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती है आमतौर पर। मान लीजिए कोई सीडीएस के रूप में आ जाता है और वो पहले अपने आर्मी चीफ के नीचे था, अब आर्मी चीफ को उसे रिपोर्ट करना है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टसल पैदा कर सकता है? नहीं, ऐसे कोई, देखिए आर्मी एक काफी ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लेड डाउन हायरार्की है। सुपर स्टेशन सारा इट्स अ पार्ट ऑफ आवर करियर, कहीं सुपरसीड हो जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई आर्मी कमांडर आज उसको आप सीडीएस बना दोगे तो उसकी चीफ के साथ बनेगी नहीं, या कोई रिफ्ट होगा बीच में, या उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है एफर्ट यही होगी कि जो सीनियर मोस्ट है उन्हीं को ही रखेंगे। लेकिन मोहिंदरपुरी साहब, अब तक कर नहीं लेना चाहिए था ये काम जनरल बिपिन रावत के बाद। ये तो एक लंबे 6 महीने का डिले हुआ, मगर अब सरकार है, सरकार चला रही है अपना। क्या पता क्या कारण है, व्हाट आर द प्रेशर्स, क्यों नहीं अभी तक उन्होंने ये बात किया या क्यों नहीं अनाउंस किया अभी। बट बेटर लेट देन नेवर, एटलीस्ट प्रोसेस तो शुरू हो गया अभी। 1999 में पहली बार इसकी मांग उठी थी और बहुत लंबा अरसा लगा सरकार को इस पद को जनरेट करने में। ये पद इतना जरूरी है क्यों? देखिए, जो ये पद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जॉइंटनेस लाना, थिएटराइजेशन करना और लड़ाई के लिए तीनों सर्विसेज को साथ में कैरी करना। तो उसके लिए ये पद तो बहुत ही एसेंशियल है, और ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है आर्म फोर्सेस के लिए कि एक सीडीएस हो। सब आप देखिए पूरी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है या किसी और नॉमेनक्लेचर के आदमी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए बहुत ही जरूरी है कि एक सीडीएस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और ये सिनर्जी लाएगी तीनों सर्विसेज के बीच में और जॉइंटनेस लाएगी, जो अगली लड़ाई में बहुत ही एसेंशियल है। ये थे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदरपुरी और बता रहे थे कि सीडीएस की तैनाती के लिए आखिर सरकार ने नियुक्ति के नियम क्यों बदले। तो शायद ये तो बात हो गई कि नया सीडीएस का जो पद अब जो तैनाती होने वाली है उसमें किस तरीके की सरकार नियम बदल रही है। लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट इधर पिछले दिनों देखने को मिल रहा है, और वो है जो 2 साल से सेना की भर्तियां रुकी हुई थी सेना के जवानों की, और उसका बड़ा कारण कोरोना महामारी बताया जा रहा था। लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि जल्दी वो भर्ती हो सकती है, लेकिन एक नीति के तहत। कुछ बताइए उस बारे में। ये अंजुम, असल में ऐसा है कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी ला सकती है जिसमें तीनों जो हमारे सेना बल हैं उसमें जो जवानों की भर्ती है, जो नॉन ऑफिसर्स रैंक के होते हैं, जो जैसे सैनिक से शुरू होता है, सिपाही से शुरू होता है, तो वो सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाएगा। 17.5 साल से 21 साल की उम्र होगी, और उसी दौरान जो भर्ती होगी वो 4 साल तक के लिए होगी, और उसमें जो है 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, और उसमें उस पूरे जो पूरा का पूरा बंच होगा जिसमें लोगों को नौकरी दी जाएगी, उनमें से सिर्फ 25% को आगे बढ़ाया जाएगा और बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये एक रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा सकता है, और इसको कहा जा रहा है कि इसका नाम अग्निपथ या अग्निवीर हो सकता है। बड़े अच्छे नाम है, अग्निपथ, अग्निवीर हो सकता है। और इसमें ये कहा जा रहा है अंजुम के एक मुश्त रिटायरमेंट के बाद रकम दी जाएगी जो 10 से 12 लाख हो सकती है, और इसके बाद जो रिटायर होता है, जो जवान रिटायर होगा उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा, और इसके अलावा जो 45 से 50 हज़ार की संख्या में भर्ती हो सकती है, और हर 6-6 महीने के अंतराल पे। तो ये अभी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इस पे रिपोर्ट्स बड़े स्तर पे चल रही हैं। बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे स्पेशल रिपोर्ट्स छापी हुई हैं, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर द हिंदू तक, सब इसको अपने यहाँ बहुत बारीकी से दे रहे हैं। लेकिन अंजुम, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, जो भारतीय सेना हो गई या वायुसेना हो गई या नौसेना हो गई, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश की रक्षा को लेकर हर। और आप देख सकते हैं कि वायु
समुद्र सुरक्षा सबका है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि आप इस तरीके का एक सिस्टम ला सकते हैं। तो ये जो इससे क्या कुछ बदल सकता है और ये किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, इसको लेकर मैंने बात की है वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा विश्लेषक सुशांत सिंह से। ये फैसला तो सिर्फ जो भारत सरकार की माली हालत इतनी खराब है, इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है, उसकी वजह से लिया जा रहा है कि जो पेंशन का बिल है उसको कैसे भी कम किया जाए। जो डिफेंस की पेंशन का बिल 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, उसको कम करने की कोशिश है और सैलरी को कम करने की कोशिश है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 2-2.5 साल के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो कारण तो उसका साफ है, जिस कारण से वो फैसला लिया जा रहा है। और उसके नतीजे क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो एक अलग मसला है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की जरूरत है, जिसपे कि मुझे नहीं लगता कि कोई स्टडी की गई है या कोई पब्लिक डिस्कशन हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट अभी तक कोई बाहर आया है इतना बड़ा फैसला करने के लिए। जितने हमारे तीनों सेनाओं के जब जवान रिटायर होते हैं, अफसर रिटायर होते हैं, एक पूरा एक पेंशन का एक जो भाग होता है, उससे अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा खासा असर पड़ता है। आप कह भी रहे हैं जो इकोनॉमी है उसको लेकर हो सकता है ये फैसला लिया जाए। क्या एक जो बेरोजगारी की भी समस्या है देश में, क्या उससे फौरी राहत मिलती दिखती है? कम से कम सरकार ये दिखा सकती है कि एक बेरोजगारी दर एक तरीके से कम हो रही है। मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी दर में भले ही बहुत थोड़ा सा असर पड़े। 40 से 50 हजार सैनिक हर साल भर्ती होते हैं, जबकि भारत की बेरोजगारी की दर तो करोड़ों में चल रही है। बल्कि समस्या ये होगी कि आप ये देखें कि 4 साल बाद आपके बेरोजगारों की और ज्यादा लंबी जमात खड़ी हो जाएगी। जो 4 साल सिर्फ नौकरी करके आएगा कॉन्ट्रैक्ट पर, वह उसके बाद वो भी तो बेरोजगार की लाइन में खड़ा होगा। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। एक जवान जब एक रेजिमेंट में जाता है, उससे पहले एक लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और फिर उसके बाद जो है फोर्स में उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि सेना के जो तीनों अंग हैं, क्या इससे मजबूत होंगे? और जो प्रतिबद्धता होती है एक सेना की, उस पर कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, जहां तक ट्रेनिंग की सवाल है, 6 महीने की ट्रेनिंग तो बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग होगी और उसमें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का सवाल नहीं उठता है। और कि क्या वो उस तरह के सैनिक का मुकाबला कर पाएंगे जिसने 18 महीने की ट्रेनिंग करके जो अभी भर्ती हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति ने 6 महीने की ट्रेनिंग किसी की है और किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर 18 महीने की ट्रेनिंग की है, तो उसमें तो फर्क होना लाजमी है और वो फर्क साफ तौर पर सेना में दिखेगा। उससे सेना की क्षमता पर, सेना की ताकत पर, सेना की काबिलियत पर, सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पर असर बिल्कुल पड़ेगा। और ये सबको मालूम है कि ये असर पड़ेगा। पर क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है और सरकार को लगता है कि डिफेंस पेंशन बिल कम करने की जरूरत है, इसलिए इस तरह का फैसला लिया जाता है। दूसरी समझने वाली बात यह है कि अभी तक भारत सरकार में, भारतीय सेनाओं में जिस तरह से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, वो एक क्लास बेसिस पे रिक्रूट किया जाता है, स्टेट वाइज कोटा पे रिक्रूट किया जाता है। उसकी जगह अब जो ये 4 साल वाला रिक्रूटमेंट होने की बात हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑल इंडिया बेसिस पर होंगे। मतलब कि जैसे कि सिख रेजिमेंट है तो उसमें सिख जवान नहीं जाएंगे, उसमें कोई तमिलनाडु का जवान भी जा सकता है, तमिलनाडु का लड़का भी जा सकता है, या केरला का लड़का भी जा सकता है, या जम्मू का लड़का भी जा सकता है। तो उसकी वजह से जो अभी तक जिस तरह से भारतीय सेना ऑर्गेनाइज थी, अभी तक जिस तरह से भारतीय सेना अभी तक काम करती थी, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और उस बदलाव के लिए क्या कोई तैयारी की गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, क्या कोई तैयारी की गई है ऑपरेशनल फिलॉसफी में, क्या कोई तैयारी की गई है लीडरशिप और मैनेजमेंट में? नहीं, ऐसा तो नहीं मालूम पड़ता कि ऐसी कोई तैयारी की गई है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह, जो सेना की संभावित नई भर्ती नीति पर बात कर रहे थे। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे जानेंगे एक नई किताब के बारे में और साथ ही बात होगी बॉक्स ऑफिस पर सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के परफॉर्मेंस की। मिताली राज और इंडिया साउथ अफ्रीका क्रिकेट सीरीज से बाहर होने वाले क्रिकेटरों की भी बात होगी। अंजुम, अब रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि हमारा शो यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव जा रहा है लोग सुनते और हैं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो लोग पॉडकास्ट पे इसको सुन रहे हैं शायद वो अपने कमेंट कैसे दें। तो वो हमको कैसे कमेंट दे सकते हैं? आपको किसी एक दिन फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आके कमेंट दे सकते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प कमेंट है शायद, परमवीर रावत लिख रहे हैं कि सुशीला मैम और मानसी मैम को एक साथ बीबीसी को मैं प्रस्तुत करते हुए एक बार रिपोर्ट सुनना चाहता हूं उनकी आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग भी जो हमारे सहयोगी हैं वो भी शो को जरूर करेंगे। इसके अलावा अंजुम,
कुछ हमारे पुराने श्रोता जो रेडियो के ज़माने से हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, वो हमारी एक तरीके से हमें एक नया बेहतर करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। अशोक यादव कहते हैं कि वो 30 सालों से जो है BBC हिंदी सुन रहे हैं, लेकिन आजकल जैसा कोई संदेह का प्रसारण उन्होंने नहीं सुना। और कुलदीप सिंह जाखड़ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि बेहतरीन प्रसारण था, शुद्ध हिंदी का ज़माना था। तो मैं अशोक यादव और कुलदीप सिंह जाखड़ से कहना चाहूँगा कि वो ज़माना भी बेहतरीन था, ये ज़माना भी बेहतरीन है, क्योंकि आज भी अब आपको भी नए कदम से कदम मिला के चलिए, क्योंकि YouTube और Facebook पे आप लाइव सुन रहे हैं। सोशल मीडिया में हम बेहतरीन कोशिश करेंगे कि हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें। एक और हमारी लिसनर हैं अर्पिता, वो लिख रही हैं कि नया दिन भर बहुत अच्छा है और छात्रों के लिए वरदान है। अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं और वो हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ ये प्रोग्राम सुन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन कमेंट्स के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात आगे बढ़ाएंगे अब अंजुम शर्मा। शायद एक नई किताब आई है और उस किताब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वो किताब दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर मुकुंद कौशल ने लिखी है। किताब का नाम है सेलिंग ऑन माय ओन कंपास। इसी में एक चैप्टर है हर्षद मेहता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से जुड़ा हुआ। हर्षद मेहता ने, आपको याद होगा, आरोप लगाया था कि रुपयों से भरा हुआ बैग उन्होंने पूर्व पीएम को दिया था, यानी दोनों आमने सामने मिले थे। लेकिन मुकुंद कौशल लिखते हैं कि ये निराधार और प्रधानमंत्री अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त थे। इसके लिए कमेटी गठित हुई थी और मुकुंद कौशल की इस पड़ताल ये आधार बनी थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी गई थी। इसी सब पर मैंने विस्तार से जानना चाहा कि उस दिन हुआ क्या था और उन्होंने इसकी पड़ताल कैसे की। प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं घर पे। हर्षद मेहता तो मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने एलिगेशन ये लगाया कि 4 नवंबर को 1991 में वो प्राइम मिनिस्टर के घर पे गए, उनके साथ सतपाल मित्तल MP और सुनील मित्तल थे, और वो लोग पहले खांडेकर जो उनके PS थे प्राइम मिनिस्टर के, उनके कमरे में गए और वहां पे उन्होंने 2 सूटकेस के पैसे एक सूटकेस में रखे और प्राइम मिनिस्टर वहां खड़े हुए थे, उनको दिया। प्राइम मिनिस्टर ने उनको ब्लेस करा और वो चले गए। उसपे जब सवाल उठा तो जेठामलानी साहब ने जब उनसे कुछ सवाल पूछा कि भाई हम इसको विजिटर्स बुक को देखना चाहते हैं, उसको सीज करें, तो क्योंकि ये बात हुई थी 96 में और 91 का एलिगेशन था, तो अस्ती जी ने कहा कि हमने वो हमारे जगह नहीं थी तो हम लोग हर 2 महीने के बाद जला देते हैं विजिटर रजिस्टर। तो वो एलिगेशन रह गया और उसके ऊपर JPC का ऑर्डर हो गया कि JPC होगी। और आपको ये सब ट्रैक करने के लिए कहा गया था? उससे किसी ने कहा नहीं था, बट एज ए पुलिस ऑफिसर मुझको लगा कि ये मैं पता लगा सकता हूँ और फिर मैंने उसका पता लगाया। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारी सिक्योरिटी मैं देखता था। उनका जो आउटर कॉर्डन होता है सिक्योरिटी का और रूट, वो स्टेट पुलिस के पास होता है। इस केस में दिल्ली पुलिस के पास था। तो मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार था कि प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट ने ट्रेस नहीं करा जाना। तो ये बात आपने फिर किसी को बताई, गृह मंत्री को, किसी को? बताई नहीं सब, मैंने पहले उसको पूरा खुद रिसर्च किया थे। तो मैंने पहले उनका मूवमेंट पूरा ट्रेस करा। उन्होंने अपना घर 9:12 पे छोड़ दिया था। उस दिन मंडे था, उस दिन फिक्स था, होता था कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग राष्ट्रपति के साथ होगी। उसकी एंट्री राष्ट्रपति भवन में भी है। फिर वहां से वो 9:55 पे चल दिए और 1 मिनट में साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंच गए। हर्षद मेहता ने कहा कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से 10:30 पे प्रेसिडेंट ऑफ CCPA की मीटिंग थी। 3-4 एंगेजमेंट थे। पहले प्रेसिडेंट से मिलना था, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग थी, उसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलना था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बीच में प्राइम मिनिस्टर 10:30 पे मीटिंग खत्म हुई, तो प्राइम मिनिस्टर अपने घर बीच में आए 45 मिनट के टाइम में और इनसे पैसे लिए और लेके चले गए, जो कि गलत बात थी। हमने साबित कर दिया कि मीटिंग हुई थी। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं था मीटिंग में। आपने इसी चैप्टर में लिखा है कि आप ये सारे रिकॉर्ड लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गए। होम सेक्रेटरी के पास गया, जो चैनल होती है, तो होम सेक्रेटरी को जब दिखा दिया, उनको दिखाया कि ये देखिए एंट्रीज हैं और रनिंग डॉक्यूमेंट है। रनिंग डॉक्यूमेंट आप वो नहीं कर सकते मैनिपुलेट। तो उनको समझ में आया, तो हम लोग पायलट साहब के पास गए, फिर होम मिनिस्टर के पास गए। इतना बड़ा और कोई सबूत था नहीं उनके पास। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, तो रात को उनके PS आए मेरे पास कि आपको PM साहब बुला रहे हैं। फिर मैंने जाके उनको समझाया कि साहब ये रनिंग डॉक्यूमेंट है, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ऑथेंटिक चीज है। कि पहले ये था कि मैं जाके स्टेटमेंट दूंगा JPC के सामने। JPC बैठ गई थी, वो जुलाई में रिपोर्ट देनी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप स्टेटमेंट दे दिए, तो मैं तैयार था, मैंने डॉक्यूमेंट बनाए थे। फिर ये हुआ था कि नहीं,
रिटन स्टेटमेंट पहले भेजते हैं, अगर जरूरत हुई तो इनको बुला लिया जाएगा। तो एक रिटन स्टेटमेंट होम मिनिस्ट्री की तरफ से बना, सरकार की तरफ से, उसमें ये सब कहानी लिखी गई और क्योंकि एविडेंस उसमें बिल्कुल प्रूफ था, जेपीसी के पास गया तो जेपीसी ने मान लिया और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी। तो ये थे मुकुंद कौशल, दिल्ली के पूर्व कमिश्नर, और अपनी नई किताब सेलिंग ऑन माय ओन कंपास के बारे में बता रहे थे। मैं उनसे बातचीत कर रहा था। थोड़ा सा अब आगे बढ़ लेते हैं शाहिद प्रोग्राम में, और एक सवाल मेरा है, पृथ्वीराज फिल्म देखी है? मैं पृथ्वीराज चौहान नहीं देख पाया हूँ अंजुम, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रही क्योंकि काफ़ी ज़ोर शोर से इसका प्रमोशन हो रहा था और गृह मंत्री से लेकर आरएसएस प्रमुख तक ने फिल्म देखी और अपने बयान दिए इस पे। लेकिन जितना प्रचार मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई है, और इसकी क्या वजह रही है, इसको लेकर मैंने बात की है फिल्म समीक्षक अर्नब बैनर्जी से। प्रचार आप कितना भी कर लीजिए, अगर आपका प्रोडक्ट अगर खराब है तो वो झूठी कहलाएगा ना। जहाँ तक सम्राट पृथ्वीराज का सवाल है, ये जो फिल्म है ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करती है, तो कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। लेकिन अर्नब जी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, लेकिन इस पे ये हमें भी याद रखना चाहिए, जैसे इतनी बड़ी फिल्म निकली बाहुबली, वो भी पूरी की पूरी जो है वो एक काल्पनिक कथा है। उसके अलावा अभी कई फिल्में आई हैं जो काफ़ी चर्चित रही हैं। इस फिल्म को भी मान लिया जाए, अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अगर ये काल्पनिक कथा एक तरीके से मान लिया जाए, लेकिन ऐसा क्या एस्पेक्ट होता है जो खींचता है दर्शकों को? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, एक स्टार का करिश्मा होता है जो दिलीप कुमार में था, अमिताभ बच्चन में था, शाहरुख खान में था, और कुछ हद तक सलमान में भी है। मतलब सलमान कितना भी कैसा भी एक्टर हो, ड्रॉ तो है, बॉक्स ऑफिस पर ड्रॉ तो है, उसकी दबंग आती है तो लोग भागे जाते हैं देखने। अक्षय कुमार अगर एक नेचुरल वे में, अगर एक ऑर्गेनिक वे में अगर एक उस पथ पे चलते कि हाँ भाई धीरे धीरे उनकी फिल्में अच्छी आ रही हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और वो ध्यान दे रहे हैं एक्टिंग पर, तो ठीक है, उनकी भी फिल्में हिट होती। पिछली लगातार 2 फिल्में उनकी बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं, तो वो इसीलिए है कि आप एक्टिंग के नाम पे आपको ना डायलॉग बाजी पे ध्यान दे रहे हैं, आप सिर्फ बॉडी होनी चाहिए। और दूसरा बात, जब आप प्रचार करते हैं, आजकल प्रमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, टीवी पे भी होते हैं, ट्विटर पे होते हैं, सोशल मीडिया पे जगह जगह हो रहे हैं। आप अगर यही कहेंगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और आप क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं ले सकते, फिल्म में जो है ना कि उसको आप पॉलिटिकल रंग मत दीजिए। ये पॉलिटिक्स से जोड़ना बहुत ही गलत हो रहा है। तो अर्नब बैनर्जी, या ये कहा जाए कि जो अतिरिक्त प्रचार है और अतिरिक्त राजनेताओं का जो बोलना रहा, इस पे जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रचार दिया गया, वही फिल्म पे भारी पड़ गया? वो भी भारी पड़ा। फिल्म का कथानक सही नहीं था, फिल्म में फैक्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये थे फिल्म समीक्षक अर्नब बैनर्जी। अब बात कर लेते हैं खेल की दुनिया की। अंजुम, आज भारतीय क्रिकेट में 2 बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो जो पर्याय कही जाती थी इंडियन महिला क्रिकेट टीम की, मिताली राज, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 23 साल का करियर रहा और उन्होंने 39 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए थे। इसके अलावा कल से इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू हो रही है 5 मैच की। बिल्कुल। और मैच से पहले तकरीबन 24 घंटे पहले अभी खबर आई है कि केएल राहुल और कुलदीप यादव बाहर हो गए हैं चोट की वजह से। तो अब जो कप्तानी है वो ऋषभ पंत के हाथों में होगी और उप कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। पहला T20 मैच आप जानते हैं कि दिल्ली में खेला जाएगा, दूसरा कटक में है, फिर विशाखापत्तनम, राजकोट और फिर बेंगलुरु में। यानी 5 T20 मैचों की ये पूरी सीरीज है और रोहित शर्मा को आराम दिया गया। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ थी अंजुम शर्मा, ये देखें कि इस बार जो है वो विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की वापसी हुई है और साथ में उमरान मलिक भी हैं, क्योंकि जो IPL था उसने जो है एक मौका दिया है और ये लोग जो हैं वो टीम में वापस आए हैं। और चलते चलते 2 बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। पहले ये कि टोक्यो पैरालंपिक्स चैंपियन जो है अवनी लेखरा, उन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और विराट कोहली फिर सनसनी मचा रहे हैं, लेकिन इस बार इंस्टाग्राम पर सनसनी मचा रहे हैं। 200 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं उनके इंस्टाग्राम पे। बहुत बड़ी बात है, 200 मिलियन है। और ये क्रिकेटर्स की जो श्रेणी है उसमें सबसे ज्यादा है। उनसे आगे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। रोनाल्डो के 45 करोड़ हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, जबकि मेसी के 33 करोड़ हैं और तीसरे नंबर पे आ गए हैं विराट कोहली। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के
एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो का तकनीकी मामला था राजेश चौहान के हाथों में। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।